आईटी और बैंकिंग शेयर्स के दम पर बाजार में अच्छी रौनक। निफ्टी 200 पॉइंट से ज्यादा चढ़कर 24,300 के करीब। रिलायंस इंडस्ट्रीज, आईसीआईसीआई बैंक, इन्फोसिस और एचडीएफसी बैंक ने भरा जोश। वहीं निफ्टी बैंक भी करीब 500 पॉइंट्स उछला। हालांकि मिड कैप और स्मॉल कैप में दबाव। बिग स्टॉक्स और चार्टजीपीटी पड़े सटीक। दमदार नतीजों से भागा जियो फाइनेंस। करीब 4% की उछाल के साथ बना आज का हीरो। साथ ही शानदार रिजल्ट के बाद टेक महिंद्रा भागा करीब 3% चढ़कर निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। लेकिन कमजोर Q1 के चलते फिसला विप्रो। उधर स्पॉटलाइट, सोना, बीएलडब्ल्यू में खरीदारी और चार्टजीपीटी शेयर बजाज फाइनेंस, डीएलएफ में भी मजबूती। आईटी शेयर्स में आज जोरदार तेजी। करीब 1.5% चढ़ा इंडेक्स। 3 हफ्ते में लोअर लेवल से 6% रिकवर हुआ इंडेक्स। एचसीएल टेक और टीसीएस निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। साथ ही ऑटो और एनबीएफसीज में करीब 1% की तेजी। वहीं फार्मा और कैपिटल गुड्स शेयर्स में आज मुनाफा वसूली। कमजोर नतीजों के बाद सीएट में तेज गिरावट। शेयर करीब 7% उठकर बना आज का एक्सीडेंट ऑफ द डे। साथ ही बाजार को नहीं पसंद आए पिरामिड फाइनेंस और पॉलीकैप के रिजल्ट। दोनों में 3% की गिरावट। लेकिन बोरोसिल रिन्यूएबल में खरीदारी। आज अच्छे नतीजों की उम्मीद से रिलायंस में जो शेयर करीब 2% की तेजी के साथ निफ्टी के टॉप गेनर्स में शुमार। पहली तिमाही में कंपनी मुनाफे में दिखा सकती है 10% का उछाल। ऑयल टू केमिकल कारोबार पर रहेगी नजर। टेलीकॉम और रिटेल कारोबार में दिख सकती है अच्छी ग्रोथ। नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन औटियाल। मेरे साथ है श्रेया ठाकुर और आज के मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जी। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। बाजार के मूड माहौल की बात करी जाए तो मूड ठीक दिखाई दे रहा है। इस टाइम पे आईटी अच्छा सपोर्ट यहां पे आपको दिखाता हुआ नजर आएगा। करीबन 1.25% की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। बैंकिंग शेयर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें प्राइवेट बैंक्स की, बिकॉज कल नंबर्स आने वाले हैं काफी दिग्गज बैंक के, जिसके पहले ये जो रैली है, ये जो दमखम है बाजार में हमें आता हुआ दिखाई दे रहा है। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर्स हमें आते हुए दिखाई देंगे। आफ्टर मार्केट जो एक्सपेक्टेशन, और एक्सपेक्टेशन हमें पॉजिटिव साइड में ही है। जो अनुमान इस टाइम पे स्ट्रीट लगा के चल रहा है तो नंबर्स अच्छे देखने को मिल सकते हैं। लेकिन दबाव कहां पे है? दबाव है हमें फार्मा में जो है देखने को मिल रहा है। करीबन 1% की कमजोरी के साथ आपको ये कामकाज करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट की बात करी जाए तो सेंटिमेंट पॉजिटिव साइड में ही दिखाई दे रहा है। क्या करा जाए? हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन, कुछ करना भी चाहिए या सिर्फ बाजार को दूर से देखना चाहिए, या इतने सारे रिजल्ट्स अवेटेड हैं, कोई इंट्राडे अपॉर्चुनिटी जो है वो बनती हुई दिखाई दे? ये जान लेते हैं अमित जी से। अमित जी, गुड मॉर्निंग। Good morning, Kanchan ji. Good morning, Shreya ji once again, and good morning to all the viewers. गुड मॉर्निंग सर। क्या करा जाए? फ्राइडे जैसे कि आपसे हमारी मुलाकात होती है, यही सवाल होता है हमेशा मेजॉरिटी ऑफ टाइम की क्या करना चाहिए? एंजॉय करना चाहिए वीकेंड को, या बहुत सारे न्यूज़ मार्केट में हम देख रहे हैं कि रिजल्ट से रिलेटेड आ रहे हैं, और इसके अलावा भी काफ़ी सारे जो न्यूज़ फ्लो है बने हुए हैं, कहाँ पे अपॉर्चुनिटी मिल रही है, और साथ ही साथ निफ्टी बैंक निफ्टी पे क्या व्यू? जी कंचन जी, अगर देखा जाए तो एक लंबे अरसे के बाद एक अच्छा फ्राइडे मुझे मिला है जहां मार्केट का मूड माहौल काफी अच्छा है। तो इवन आई एम फीलिंग गुड ओवरऑल। देखिए, निफ्टी ने पिछले 5-7 दिनों के हाईस तोड़े हैं, रेंज तोड़े हैं, तो स्ट्रक्चर यहाँ पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी पहले भी आउट परफॉर्म कर रहा था। 2-3 दिनों का हमने पॉज जरूर देखा था बैंक निफ्टी में। फिर आज के सत्र में हम वापस एक स्ट्रॉन्ग अपमूव देख रहे हैं बैंक निफ्टी में। बेसिकली यहाँ पे सपोर्ट 57,600 का है। तो अगर वैसे देखा जाए तो एवरीथिंग इज नेट नेट पॉजिटिव, स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव। खाली हमें ये कंसिडर करना है कि आज एक लार्ज कैप का रिजल्ट आना है रिलायंस का, और कल अगर हम बैंक निफ्टी देखें तो बैंक निफ्टी के मेजर कंपोनेंट्स, जिसमें आई थिंक एक्सिस बैंक आज शाम को, कोटक बैंक और अदर मेजर बैंक्स के कल रिजल्ट आने हैं। सो दैट इज द ओनली डिस्क्लेमर कि अगर वहां पे कोई नेगेटिव सरप्राइज नहीं हो तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। बट डेफिनेटली अगर हमारी कोई हेज पोजीशन है तो हम उसे लॉन्ग साइड पे कैरी कर सकते हैं ओवर द वीकेंड। ओके, निफ्टी बैंक साथ ही निफ्टी पर ये व्यू हो गया। डेज हाई पर कर रहे हैं कामकाज, अच्छी स्ट्रेंथ, और क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो हमने समझ ली अमित जी से।
आगे बढ़ते हैं और आपके क्वेरीज एड्रेस करने का सिलसिला शुरू करते हैं। सबसे पहले वो नंबर फ्लैश कर देते हैं आपके लिए स्क्रीन पर, जिसके जरिए आप कनेक्ट कर सकते हैं हमारे साथ 7045220000। ये वो व्हाट्सएप नंबर है जिस पे आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इसके अलावा अब अगर आप चाहते हैं कि सोशल मीडिया द्वारा हमारे साथ जुड़ें तो आप CNBC आवाज के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स यानी कि एक्स, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, साथ ही फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म्स पर #AskAwaz करके आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। साथ ही कंचन नौटियाल या श्रेया ठाकुर को DM करके भी आप सवाल डाल सकते हैं। और सबसे पहले हमारे साथ इस कड़ी में जुड़ रहे हैं महेश अग्रवाल जी जमशेदपुर से। महेश जी नमस्कार। महेश जी क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? उनका ठीक है, कोई बात नहीं, उनसे फिर से राब्ता करने की कोशिश करेंगे। दूसरे कॉलर हमारे साथ जुड़ते हुए सचिन वर्मा जी हरियाणा से। सचिन जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, सवाल आपका। मैडम मेरे दो सवाल हैं। एक सवाल मेरा आइनॉक्स विंड पे है और एक कैंपस एक्टिवेयर पे है। ठीक है। आइनॉक्स विंड मेरे पास 80.80 के भाव से 1000 शेयर है और कैंपस एक्टिवेयर के 244 के रेट से 1000 शेयर है। आज मैडम काफी मतलब शू इंडस्ट्री की काफी शेयर चल रहे हैं, तो क्या इसकी भी बारी आने वाली है? कैंपस एक्टिवेयर, क्योंकि आपने इस पर थोड़ा ज्यादा एम्फेसिस दिया है तो यहीं से शुरुआत कर लेते हैं। हालांकि ये ऊपरी स्रोत से फिसल गया आज, फिर भी 1% के करीब ऊपर है, 0.1%। आपने 244 अपनी खरीद बताई, 228 पे कर रहा कारोबार, तो थोड़ा लॉस झेल रहे हैं आप। क्या किया है स्टॉक ने? 1 महीने में कुछ नहीं, 6 महीने में लगभग 9% का नेगेटिव रिटर्न ही दिया है। पिछला साल भी खराब था इस काउंटर के लिए, क्योंकि 22.5% टूटा है। और पिछले 5 साल का भी अगर मैं चार्ट देख लूं तो कोई फिलहाल 2022 में इसकी लिस्टिंग हुई थी, तो कोई खास यहाँ पर मूव नहीं आए हैं। तो क्या किया जाए अमित जी? काफी कमजोर लग रहा है चार्ट्स पर। ये क्या बेस बनाया है इसने, या फिर और गिरावट दिखेंगे, या फिर बाउंस बैक करेगा? श्रेया जी बिल्कुल सही कहा आपने कि काफी वीक स्ट्रक्चर है यहाँ पे। स्टॉक एक लंबे अरसे से 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के पे ट्रेड कर रहा है। कोई भी इंटरमिटेंट रैली आती है स्टॉक में तो दैट इज सोल्ड इनटू। सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें तो लगभग सपोर्ट हमारा यहीं आता है 220 225 के आसपास। बट चार्ट देख के कोई ऐसा कन्विक्शन नहीं आता कि यहाँ पे बने रहना चाहिए। 220 225 सपोर्ट है, अच्छी बात है, लेकिन सलाह यहाँ पे यही है कि कोई भी बाउंस आए जहां पे इनका लॉस कम हो तो आप यहाँ से निकलने की कोशिश करें। सेल ऑन राइज की स्ट्रैटेजी अपनानी है आपको कैंपस एक्टिवेयर में। फिलहाल यही स्ट्रैटेजी है। काफी चार्ट्स कमजोर नजर आ रहे हैं। आइनॉक्स विंड का भी चार्ट अमित जी अच्छा नजर नहीं आ रहा। इनकी जो खरीद है वो 80 की है, 78 पर कर रहे हैं कारोबार, तो यहाँ पर भी थोड़ा लॉस हो गया है इनको। पिछला साल 52% टूटा और इस साल में अब तक अगर आप देखें तो 36% की गिरावट हमें देखने को मिल चुकी है। 1 महीने में 14-15% टूट गया है ये भी काउंटर। क्या किया जाए? 52 वीक लो के आसपास कर रहा है कामकाज। जी श्रेया जी, एक्सट्रीमली वीक स्ट्रक्चर है यहाँ पे। एकदम एक जिसे कहते हैं अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है। मार्केट्स में हम बीच बीच में एक अच्छी रैली देखते हैं, बट ये कंसिस्टेंटली हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये स्टॉक में लोअर लो लोअर हाइस बन रहे हैं और ऊपर के लेवल्स ये गिव अप कर रहा है। रिसेंटली 81 का एक स्विंग सपोर्ट था, स्टॉक ने वो भी ब्रेक किया। अगला सपोर्ट 73 है, प्रोबेबली स्टॉक वहां पे जा रहा है जो कि इसका 52 वीक सपोर्ट है। तो स्ट्रक्चर काफी नेगेटिव है। अच्छी बात यह है कि ज्यादा नुकसान अभी नहीं है इनको। कोई भी उछाल आए या हल्का फुल्का भी बाउंस आए तो निकलने की कोशिश करें यहाँ से। ओके, तो ये थी राय आयोनिक्स विंड के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए और अगले दर्शक महेश जी हमारे साथ जुड़े हैं जमशेदपुर से। महेश जी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मैम जी बताइए क्या सवाल? ये मेरे पास उत्कर्ष बैंक का 1600 शेयर है। एट द रेट ऑफ 46 का रेट में लिया हूँ, बहुत साल हो गई है। तो इसे मैं अब समझ में नहीं पा रहा हूँ कि क्या करूँ, इससे निकलूँ कि क्या करूँ। और आपका CNBC आवाज में रेगुलर देखता हूँ, फैन हूँ। थोड़ा सा राय दीजिए। जी थैंक यू सो मच लगातार CNBC आवाज को अपना प्यार देने के लिए। एंड उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक की आपने बात की, जहां पे आपने बोला कि 1600 शेयर्स हैं आपके पोर्टफोलियो में और 46 के भाव पे जो है वो बाइंग की हुई है। अमित जी क्या करा जाए? यहाँ पे 15 रुपए का इसका भाव जो है वो चल रहा है और काफी लॉस जो है वो ऑलरेडी देख लिया है। आगे का व्यू? इनफैक्ट ये स्टॉक कंचन जी एक लंबे अरसे से काफी वीक रहा है। जैसे कि मैं चार्ट्स में देख रहा हूँ 2024 में 57-58 का प्राइस था और वहां से ये स्टॉक कंटिन्यूअसली स्लाइड कर रहा है नीचे की तरफ। अच्छी बात ये है कि रिसेंटली थोड़ा सा हल्का फुल्का बेस इसने बनाने की कोशिश की है।
पिछले 2-3 महीनों में 3 अटेम्प्ट इसने लिए 200 डेमा क्रॉस करने का, जो कि लगभग 16 रुपए के आसपास है, फेल हो गया। 2-3 दिनों से टाइट कंसोलिडेशन है, तो 16 रुपए के ऊपर निकलेगा तो थोड़ी बहुत तेजी यहाँ बनेगी। मैं ये नहीं कह सकता कि इनका प्राइस इमीडिएटली आ जाएगा, स्ट्रक्चर वीक है। लेकिन अगर 14 रुपीज टूटते हैं तो दिक्कतें बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो 14 का स्टॉप लगाना है और उछाल पे यहाँ से निकलने की कोशिश करनी है। स्ट्रक्चर अभी भी कोई खास इसका पॉजिटिव नहीं है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक पर ये राय होती हुई, तो यहाँ पर भी आपको सेल एंड राइज की स्ट्रेटेजी अपनानी है। देख, मार्केट में अच्छी स्ट्रेंथ है, तो और कॉलर्स हमारे साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी हमारे साथ अब दुर्गेश कुमार जी जुड़ रहे हैं मुंबई से। दुर्गेश जी नमस्कार। नमस्कार मैडम जी, प्रश्न आपका। मैडम मेरे पास ओएनजीसी के शेयर है, 243.92 के भाव से 7000 क्वांटिटी है। ठीक है, क्या पूछना चाह रहे हैं? मैडम मुझे इसके लिए शॉर्ट टर्म में मुझे इसके टारगेट जानने थे 2 से 3 महीने के लिए। 2 से 3 महीने के लिए, ठीक है। तो मामूली प्रॉफिट में आप, और अमित जी ओएनजीसी क्रूड का सीधा असर इस पर्टिकुलर काउंटर पर पड़ता है, उतार चढ़ाव हमें देखने को मिलता है और कुछ खास किया नहीं है स्टॉक ने भी। क्या किया जाए? 3 महीने का ही व्यू है इनका। जी देखिए, शॉर्ट टर्म नजरिया है तो स्टॉक ने नीचे के लेवल्स में 230-235 के आसपास एक बेस जरूर बनाने की कोशिश की है। ओएनजीसी ऑफ लेट पिछले अगर 3-4 महीनों के हम चार्ट्स देखें तो मार्केट को इसने रिलेटिवली काफी अंडर परफॉर्म किया है। रिसेंटली जो रैली आई थी 10-20 यहाँ पे क्रॉस किया है, तो आप होल्ड करें, लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस एक टाइट, ज्यादा नहीं, 244 रुपीज का लगा के रखे। यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म बाउंस हमें तब मिलेगा जब ये स्टॉक 250 के ऊपर निकलेगा। 250 के ऊपर निकलता है तो प्रोबेबली 260-265 के आसपास के लेवल्स हम देख सकते हैं। बट हमें यहाँ पे 244 रुपीज 1% के लगभग का टाइट स्टॉप जरूर लगा के रखना है। ओके, तो ये थी राय ओएनजीसी के ऊपर। चलिए आगे बढ़ा जाए, और जो अगले दर्शक हैं वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो एक बार उनका सवाल जो है वो देख लेते हैं। इनके पास टाटा मोटर्स के शेयर्स हैं अमित जी, टाटा मोटर्स पीवी के शेयर्स हैं और 500 शेयर्स हैं पोर्टफोलियो में, लेकिन इन्होंने अपना बाइंग प्राइस नहीं बताया। ये बोल रहे हैं कि नई खरीदारी के लिए इस टाइम के जो करंट लेवल्स हैं वो कैसे रहेंगे? जी देखिए, टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल पर्टिकुलरली इसने एक अटेम्प्ट जरूर लिया था लगभग 1 से 1.5 महीने पहले अराउंड 370 के लेवल्स पे। स्टॉक 400 तक भी गया था, लेकिन वहां से ये क्रैक कर गया है। और अगर हम देखें तो की लेवल्स इसके 370 थे, वो ब्रेक किया, कंटिन्यूअस स्लाइड हो रहा, की मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड कर रहा है। ये लेवल्स अगर टूटते हैं कोई भी कारणवश 330 के, तो प्रोबेबली वी विल सी 300। तो स्ट्रक्चर नेगेटिव है, एवरेज करने की बिल्कुल ही सलाह नहीं है। इनफैक्ट आपको एक टाइट स्टॉप लॉस 325 का लगाना चाहिए और फिलहाल उछाल में यहाँ से निकलने की कोशिश करनी चाहिए। टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल, आज यहाँ पर ऑटोज में स्ट्रेंथ है। हालांकि काउंटर में एक डिप आई और डिप के बाद फिर से यहाँ पर एक अच्छा मूव आता हुआ। ऑटो पैक के काउंटर्स अच्छा कर रहे हैं। एक बार महिंद्रा महिंद्रा रखेंगे ऑटो पैक से, जहाँ पर अच्छी स्ट्रेंथ है आज के सेशन में। इनफैक्ट फॉलो बाइंग होती हुई नजर आई है। कल भी ये काउंटर काफी मजबूत था, आज भी यहाँ पे अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। एक्साइड और सोनाकॉम्स अगर आप देखें तो यहाँ पर भी अच्छी तेजी। इनफैक्ट एक्साइड तो हमारे पैनल द्वारा सुझाया ही गया था। सोनाकॉम्स एक बार रख दीजिए स्क्रीन पर, ऑटो एंसरी स्पेस से, जहां पर आज सबसे ज्यादा तेजी देखने को मिल रही है, क्योंकि एक तो ये स्पॉटलाइट में भी कवर हुआ था और पैनल ने भी सोनाकॉम्स की बात हो रही है यहां पर सुझाया गया था, तो लगभग 2% ऊपर सोनाकॉम्स नजर आएगा। चलिए कुछ और काउंटर्स देख लेते हैं। आयशर मोटर्स देख लीजिए एक बार ऑटो स्पेस से अमित जी, क्योंकि ऑटो स्पेस में स्ट्रेंथ है, यहाँ पर ज्यादा सवाल आ रहे हैं। रोहित जी, हालांकि उन्होंने खरीद का लेवल नहीं बताया, लेकिन वो पूछ रहे हैं कि लॉन्ग टर्म के लिहाज से क्या आयशर मोटर्स को होल्ड कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बड़ी खबर फिलहाल आती हुई आईसीआईसीआई प्रू लाइफ को लेकर। आईसीआईसीआई प्रू लाइफ को बड़ी राहत संभव है। प्रूडेंशियल कंपनी अब आईसीआईसीआई प्रू लाइफ प्रमोटर नहीं कहलाएगी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप देख रहे हैं सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर। IRDAI डी क्लासिफिकेशन को दे सकता है मंजूरी, और इस खबर को और समझते हैं डिटेल में यश के साथ। यश की एक्सक्लूसिव खबर है। यश, वेरी गुड मॉर्निंग। बड़ी खबर इस वक्त आती हुई, क्या है डिटेल्स?
बिल्कुल, अगर हम इस खबर पे देखें तो हमें अपने सूत्रों से पता चला है कि जो इंश्योरेंस रेगुलेटर है IRDAI, वो बहुत जल्द एक अप्रूवल दे सकता है प्रूडेंशियल PLC को, और ये अप्रूवल होगा डी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रमोटर, यानी कि उनका जो प्रमोटर स्टेटस है उससे इन्वेस्टर स्टेटस के लिए अप्रूवल देने के लिए प्रूडेंशियल को ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में। ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके साथ साथ एक और जो अप्रूवल आता दिखेगा वो ये भी होगा कि प्रूडेंशियल अपना जो 22% हिस्सा है ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस में, वो पूरी तरीके से अपने पास रख सकता है बिना कुछ भी हिस्सा बेचे, और उसी के साथ में भारतीय लाइफ इंश्योरेंस में 75% हिस्सा खरीद सकता है और वहाँ पे प्रमोटर बन सकता है। ये अप्रूवल हमें आता दिखेगा। टाइमलाइन जो अपने सूत्रों से हमें पता चली है वो अगस्त के एंड तक या फिर सितंबर में ये अप्रूवल आता दिखाई दे सकता है। दूसरा एक ये भी हमें अपने सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो 75% हिस्सा प्रूडेंशियल भारतीय लाइफ इंश्योरेंस में खरीदेगा वो पूरा का पूरा अपने इंटरनल अक्रूवल से फंड करता हुआ दिखेगा, और उस हिस्से को खरीदने के लिए ICICI प्रूडेंशियल का जो स्टेक है उसके डाइल्यूशन पे बिल्कुल निर्भर नहीं रहेगा। अगर FY26 की बात की जाए तो प्रूडेंशियल अपने बैलेंस शीट पे तकरीबन $8 बिलियन का कैश और कैश इक्विवेलेंट रखता हुआ दिखेगा, और इसी में से वो पूरा जो 75% भारतीय लाइफ इंश्योरेंस में स्टेक खरीदेगा वो फंड करता हुआ दिखेगा। बट इंपॉर्टेंट ये है कि IRDAI का अप्रूवल फॉर डी क्लासिफिकेशन ऑफ प्रमोटर एंटिटी फॉर प्रूडेंशियल इन ICICI प्रूडेंशियल लाइफ, और अप्रूवल एक अपना पूरा स्टेक रिटेन करने के लिए आता हमें दिख सकता है। वेल, थैंक यू सो मच यश, ये सारी की सारी जो जानकारी है सामने रखने के लिए। काफ़ी बड़ी जो खबर है वो सामने आती हुई, और हो सकता है कि सितंबर एंड या फिर अगस्त एंड तक हमें ये जो अप्रूवल है वो आता हुआ दिखाई दे। चलिए आगे बढ़ा जाए और एक बार निफ्टी देख लेते हैं, और साथ ही साथ काफ़ी सारे जो रिजल्ट्स आए हैं उसके ऊपर भी बात करना रहता है। निफ्टी इस टाइम पे करीबन 1% की बढ़त के साथ आपको कामकाज करता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन नंबर्स आए सीएट के, और अगर हम पहली तिमाही के कंपनी में मुनाफे की बात करें तो 96% की गिरावट देखने को मिली है। वहीं अगर रेवेन्यू फ्रंट पे देखा जाए तो 22% का जंप वहाँ पे देखने को मिला है। Q1 में कंपनी के मार्जिन्स पर भी एक हल्का सा डेंट पड़ता हुआ दिखाई दिया है, लेकिन नतीजों और ग्रोथ आउटलुक पर चर्चा करने के लिए सीएट के CFO कुमार सुबह जी हमारे साथ जुड़े हैं। सुबह जी नमस्कार, एंड CNBC आवाज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। सबसे पहले मैं जो ये प्रेशर हमें देखने को मिला है वो किस तरीके से है, और आपका क्या नजरिया है नंबर्स को लेके? Numbers, mixed view, mixed impression is what I would say. We are very happy with the top line. We have been growing. Yes, the quarter में हमारा growth 18% था year on year, and last 10 quarters में हम double digit growth में पाथ में हम चल रहे हैं अभी। वो उसके कारण में हमको खुश है। लेकिन last 4 months तेल का कॉस्ट बहुत बढ़ा हुआ है अभी, though it has corrected a little bit from $70 level, it went up to 110, even $120 for a short period of time. Second, natural rubber prices today are 15-year high. In the month of March, beginning of March, the rubber prices were around 180 rupees per kg in India. Today it is about 280 rupees per kg. ये पूरा क्वार्टर में हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट का 20% it went up over quarter on quarter. So that is largely the reason for our gross margin to come down and operating margin to come down. But on a standalone basis, but on a consolidated basis, आप अभी consolidated numbers का profit अभी दिखा रहे हैं आपका screen में, उसमें it includes our performance in our overseas entities, particularly the recent acquisition of Camso, where some amount of loan in the Camso books in Sri Lanka was in dollars. Since the currency depreciated, there was an impact of about 48 crores in the quarter on account of currency. And subsequently, because as the business is scaling up, we have set up infrastructure and operations overseas, that had an impact. Otherwise, on standalone basis, we reported a margin of about little over 9.1%, and profit for the quarter was 98 crores. Large part of the drop was on account of increase in raw materials. हमने इसके लिए
बहुत प्राइस इंक्रीज किया है, लेकिन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं वो डिटेल्स आप पूछ सकता हूँ, बोल सकता हूँ। राइट सुबैया जी, गुड मॉर्निंग। श्रेया बात कर रही हूँ। दूसरा प्रश्न उसी से आ रहा था, लेकिन थोड़ा ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि आपने अभी मेंशन किया रॉ मटेरियल्स के कॉस्ट काफ़ी बढ़ चुके हैं, आपने रबर प्राइसेस बताए 15 ईयर्स हाई के आसपास है, तो आगे चलकर भी रॉ मटेरियल कॉस्ट में ऐसे ही हमें इजाफा देखने को मिलेगा? प्राइस हाइक आपने किया है, अभी आपने बताया, उसके और डिटेल्स, और आगे चलकर अगर प्रेशर ऐसा ही बना रहा रॉ मटेरियल कॉस्ट पर, तो हम मार्जिन में और दबाव देख सकते हैं आने वाले क्वार्टर्स में? नो, अभी क्वार्टर वन में रॉ मटेरियल कॉस्ट का इम्पैक्ट 20% था, एंड क्यूमुलेटिवली इन क्वार्टर वन in the replacement market we were able to take about 7% kind of a price increase, and on 1st of July we announced another 3.5% price increase, and in the second half of July also some more price increase has been announced, and there's one more likely in the month of August. So the raw material cost increase or price increase थोड़ा टाइम लगता है हमको प्रोडक्ट का प्राइस इंक्रीज करने के लिए, हम so there's a lag. In quarter two also we expect raw material prices to go up by another 6-7%. By end of the current quarter we would have completed price increase in terms of recovering the cost, in terms of cost per kg. So in quarter two also margins would be very close to quarter one or in that range. And beyond quarter two, in second half, we expect margins to normalize. ठीक है, तो क्वार्टर टू सेकंड हाफ तक आप सोच रहे हैं कि मार्जिन्स नॉर्मल हो जाएंगे। अच्छा, समय का अभाव है सुबैया जी, वरना अच्छा लग रहा था आपसे बातचीत करके, और बहुत बहुत शुक्रिया आप हिंदी में इंटरव्यू देने आए CNBC आवाज पर, एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर अपकमिंग क्वार्टर सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। चलिए एक बार शेयर दिखा दीजिए। देखिए नतीजे थोड़े कमजोर थे, प्रॉफिट में काफी प्रेशर था, मार्जिन्स में प्रेशर था, तो स्टॉक आपको 7-8% नीचे कामकाज करता हुआ नजर आएगा। लेकिन वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार जल्द लौटते हैं। आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस। नमस्कार, क्रिप्टो कॉर्नर में आपका स्वागत है, और हमारे साथ आज सब चीज़ों पर बात करने के लिए मेपल फाइनेंस के CEO एंड को फाउंडर सिड पावल हैं। सिड, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहले आपकी क्या सेंस है कन्वर्जेंस को लेकर, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल प्राइवेट क्रेडिट है, रियल वर्ल्ड एसेट्स हैं, या फिर करेंसी हेजिंग है? That's a great question, Manisha. We see a lot of acceleration on the level of institutional adoption of crypto. I mean, this was best exemplified the other week when we had the announcement of Robinhood Chain and Robinhood making on-chain yields available to their 30 million customers and 350 billion of assets. We've also seen significant strides in tokenization with some of the huge private credit players like Apollo, Hamilton Lane, among others, tokenizing their private credit funds and making these available through DeFi and to crypto investors writ large. Point taken. Sid, also when you look at the global smart contract credit funds, pool international liquidity to cater to high growth, the capital-starved commercial businesses or fintechs in emerging markets, how do you see that going ahead and in sense of trajectory? That's a fantastic question. We actually get a lot of inbound interest from payment processors and from small business lenders who are based in India who are, as you said, capital starved. There is a lot of investment happening in the country and a lot of demand for capital as many of these businesses look to grow. And so how they are looking at using real world assets and tokenization is to raise debt through smart contracts or through on-chain protocols such as Maple and many of the others out there. And so what they can offer is high yields to international investors. And in return, what they get is capital to grow and invest in CapEx and the expansion of their businesses. So we see a lot of demand there, and I think India is a geographic region that is poised to grow off the back of tokenized private credit. Point taken. Sid, also when it comes to cross-border regulatory or forex currency hedging hurdles, that of course must be resolved before Indian institutional players can seamlessly deploy capital into decentralized markets, would you say?
I think FX hedging cross border is going to be an opportunity and indeed a hurdle that needs to be overcome, because as your listeners may be aware, many of the investors in on-chain private credit are using US dollars. However, the companies in India who would take out loans to invest in their business would want to use FX. So you need to have robust FX hedging in there so that you don't have either the investors or the businesses taking on too much FX risk. We've seen green shoots in this area. I do know a number of companies who are looking to provide that hedging either as OTC desks or through tokenization of the Indian rupee. So I think that is probably one of the key issues. I think cross-border regulation of cryptocurrency movements is getting better. Many of us here in the US are kind of waiting to see how the Clarity Act shakes out. Still seems to be a coin toss as to whether that happens this year, but I think that will then accelerate the regulatory frameworks for the rest of the world when it comes to regulating cryptocurrency. Sid, as an institutional banker by trade, how do you balance programmatic, smart contract automation with traditional human-led credit underwriting? What we do is we use the smart contracts on Maple's side to raise the capital. We use this for many of the operational burdens, which used to be quite cumbersome when I was back in institutional banking. Calculation of interest payments, settling payments and settling loans. And then where we overlay human expertise is on the actual credit underwrite. So Maple's core business, we have close to $2 billion in loans outstanding against large cap cryptocurrency like Bitcoin, ETH, Solana, and XRP. So we overlay human judgment on top of programmatic smart contracts. But increasingly, we're also using AI to monitor volatility and to alert our ops team and credit teams, when there is a spike in volatility and therefore more riskiness as to these loans. But that's how we do it today, and I expect the use of AI to continue to surge in our business. सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग इन। तो क्लियरली जहाँ तक ह्यूमन लेड क्रेडिट अंडरराइटिंग की बात है या फिर उसको स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ऑटोमेशन कह रहे हैं, सिर्फ जैसे हमें बता रहे हैं कि सारा कुछ आगे जाके कन्वर्ज हो जाएगा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स के साथ साथ रियल वर्ल्ड एसेट टोकनाइजेशन, स्टेबल कॉइन्स, और जिस तरह से लोग पैसा भी यहाँ पर क्रिप्टो में इंस्टीट्यूशनल की तरफ लगा रहे हैं वो काफ़ी यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा भी है। फिलहाल इसी के साथ इस कार्यक्रम में इतना ही समय है, हम लौटेंगे लेकर आएंगे खिलाड़ी नंबर 1। CNBC आवाज प्रस्तुत करता है क्रिप्टो कॉर्नर, पावर्ड बाय बाइनेंस।